हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे हमारे सेशन को। डेली करंट अफेयर की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आज 21 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हम डिटेल में समझेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। आराम से सेशन को एंड तक देखिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। तब तक आइए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 जनवरी का 11वें अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाड़ी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 11वां अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाने वाला है इस मंथ के एंड में। यहां पर पद्म पाणी अवार्ड दिया जाएगा इलैया राजा को। इलैया राजा की बात करते हैं तो ये बहुत ही फेमस संगीतकार हैं। मूल रूप से तो तमिल संगीत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तमिल के अलावा भी हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ इन भाषाओं में इन्होंने संगीत दिया है। तो बहुत ही फेमस संगीतकार इलैया राजा को 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पहले हम फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यह हर साल आयोजित किया जाता है और हर साल इसका आयोजन किया जाता है छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, अब ये छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर यह आयोजित किया जाता है और यहीं पर फिल्मों के क्षेत्र में योगदान के लिए एक अवार्ड दिया जाता है हर साल। इसका नाम है पद्म पाणी अवार्ड। तो 2026 में यह अभी दिया गया प्रसिद्ध संगीतकार इलैया राजा को। अनाउंस किया जा चुका है। अब ये जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा 28 जनवरी से 1 फरवरी तक, तब इनको यह पुरस्कार दे दिया जाएगा। फिल्मों के क्षेत्र में योगदान के लिए यह अवार्ड हर साल दिया जाता है। और ये जिन संगीतकार को दिया गया इलैया राजा, इन्हें ईसाई ज्ञानी के नाम से पुकारा जाता है, मतलब संगीत का ऋषि कहा जाता है। तो इसलिए भी ये काफी फेमस है, मूल रूप से तमिलनाडु से ही आते हैं। तो अवार्ड के बारे में हमको सबसे पहले पता चल गया, पद्म पाणी अवार्ड या पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से इसे पुकारा जाता है। लास्ट ईयर भी जो अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो 10वां एडिशन आयोजित किया गया था छत्रपति संभाजी नगर में, और अब 11वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है। ओके, हम संगीतकार की बात कर लेते हैं। तो बर्थ प्लेस तो हमको पता चल गया, ये तमिलनाडु से आते हैं। इसके अलावा संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण दिया जा चुका है 2010 में, और आगे चलकर 2018 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। संगीतकार इलैया राजा को मूल रूप से किस भाषा के संगीतकार हैं? तमिल भाषा के संगीतकार हैं। भारत के फर्स्ट फिल्म कंपोजर जिन्होंने पूर्ण रूप से वेस्टर्न सिम्फनी रिकॉर्ड कराई थी, ठीक है, इन्हीं के नाम ये श्रेय जाता है, इसीलिए इन्हें संगीत का ऋषि कहा जाता है। अब इनको पद्म पाणी अवार्ड दिया गया है 2026 के लिए। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? आपको पता है इस इंडेक्स के बारे में हमने कुछ सेशंस पहले बात की थी, जब इसे अनाउंस किया गया था कि यह जारी किया जाएगा। यह पहली बार ही जारी हुआ है, जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026, और इस इंडेक्स में भारत को 16वीं रैंक पर रखा गया है। इंडेक्स क्या है सर? जारी कौन करता है? तो इस इंडेक्स को जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा। यह 2026 में पहली ही बार शुरू किया गया है। नई दिल्ली में भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसे लॉन्च किया है। एक ग्लोबल इंडेक्स है जो इस चीज को मेजर करता है कि कोई भी देश दुनिया के प्रति कितना ज्यादा जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल, हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, वर्ल्ड में पीस स्थापित करने के लिए काम करेंगे, हम अपनी डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे, हम अपने लोगों को सारे राइट्स देंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम अपने देश में सुधार करेंगे तो उससे पूरी दुनिया का सुधार होगा। तो ऑल ओवर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है वर्ल्ड के प्रति, क्या कोई देश उसको कितना अच्छे से फॉलो कर पा रहा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को मेजर किया जाता है और उसमें रैंक दी जाती है। क्लाइमेट चेंज, पीस के लिए कोई कितना अच्छा काम कर रहा है, इक्विलिटी को बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए कोई देश कितना अच्छा काम कर रहा है, इन सभी मुद्दों को यहां पर अलग अलग इंडिकेटर्स को देखा जाता है। अब 2026 में ये जो इंडेक्स आया ना पहली बार, इसमें 154 देशों को रैंक किया गया है, और 154 देशों में इंडिया को रैंक दी गई है 16वीं रैंक।
जारी कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, इसमें अगर हम पहला रैंक देखें तो ये सिंगापुर को दिया गया, एशियाई देश। सेकंड पर है स्विट्जरलैंड और थर्ड पर रखा गया है डेनमार्क को। यूएसए 66 रैंक पर है और चाइना की बात करें तो ये 68 रैंक पर है। बड़े देश है लेकिन फिर भी वो इस इंडेक्स में इंडिया से पीछे हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, क्योंकि ये संस्था जारी करती है तो कैजुअली हम इसकी भी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड में रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए, वैल्यू बेस्ड लीडरशिप को बढ़ावा देने के लिए यह संस्था काम करती है, जिसकी स्थापना 2021 में की गई थी। और इसी का इंडेक्स जो पहली बार लाया गया, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026, 154 कंट्रीज की कैटेगरी में इंडिया को 16th रैंक पर रखा गया है, 16वीं रैंक दी गई है। आगे चलिए, प्रधानमंत्री ने किस राज्य के बोडो समुदाय की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े बागुरुम्बा दहो 2026 कार्यक्रम में भाग लिया है? कार्यक्रम का नाम सुन लेना, क्योंकि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहां पर यह मनाया जाता है। एक लोक नृत्य हम इसको बोल सकते हैं, बहुत ही फेमस है बोडो कम्युनिटी में, जिसका नाम है बागुरुम्बा दहो। तो ये एक फेस्टिवल के रूप में इसका आयोजन किया गया था, एक लोक नृत्य का पूरा फेस्टिवल था जिसमें भारत के पीएम ने पार्टिसिपेट किया था। ये बोडो कम्युनिटी की कल्चर को दर्शाता है, उनके ट्रेडिशन को दर्शाता है, और स्पेशली बोडो कम्युनिटी में ये देखने को मिलता है भारत के असम राज्य में। तो इसी सम्मेलन में, इसी जो फेस्टिवल आयोजित किया गया था, उसमें भारत के पीएम ने भी भाग लिया है। बागुरुम्बा दहो 2026 प्रोग्राम। ओके, तो क्लियर हो जाता है बागुरुम्बा दहो। पहली चीज तो किस राज्य से संबंधित है, यह क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कम्युनिटी से क्वेश्चन आ सकता है। तो कम्युनिटी हो गई बोडो कम्युनिटी, पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, असम के अलग अलग क्षेत्रों में इनका निवास देखने को मिलता है। और राज्य पूछे तो यह असम हो गया। देखिए, बोडो कम्युनिटी की जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो उनकी आइडेंटिटी है, उनको सेलिब्रेट करने के लिए इस नृत्य समारोह का आयोजन किया गया था। अब ये जो नृत्य समारोह है ना, वैसे तो ये नेचर को डेडिकेट करते हुए करते हैं। यहां पर जो डांस करने वाली महिलाएं हैं बोडो कम्युनिटी की, वो मुख्य रूप से आपको एक बटरफ्लाई जैसी आकृति बनाती हुई दिखाई देगी। ओके, तो मुख्य रूप से जो डांस है ना, वो बोडो विमेन के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा डांस किया जाता है। और जो पुरुष होते हैं ना, वो इसमें म्यूजिशियन की भूमिका निभाते हैं, संगीतकार की, संगीत देते हैं। और डांस कौन करता है? बोडो जो विमेन होती है वो इसमें परफॉर्म करती है। तो इसी जो लोक नृत्य, उसको नाम दिया गया है बागुरुम्बा दवो, ये लोक नृत्य। और इसका जो फेस्टिवल है असम में आयोजित किया गया बोडो कम्युनिटी के द्वारा, इसी में भारत के पीएम ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो असम में बोडो ट्राइब का एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, बटरफ्लाई डांस के नाम से भी पुकारा जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से ऐसे क्वेश्चन हमने अक्सर एग्जाम में देखे। और बोडो कम्युनिटी क्योंकि हमेशा से सुर्खियों में रही है, असम से एक अलग बोडो लैंड की मांग कर चुकी है, तो ये कम्युनिटी भी काफी सुर्खियों में रही है। पूर्वोत्तर भारत में इनका डिमांड थी बोडो कम्युनिटी की कि हमको एक अलग राज्य दिया जाए बोडो लैंड के नाम से। हालांकि आगे चलकर एक बोडो पीस अकॉर्ड हो जाता है गवर्नमेंट के साथ 2020 में। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और बोडो ऑर्गेनाइजेशन जो थे, जो लीड कर रहे थे, उनका एक समझौता हो जाता है और यहां पर शांति स्थापित हो जाती है कि ठीक है, हम असम के साथ ही रहेंगे। तो ये बोडो पीस अकॉर्ड भी सुर्खियों में रहता है। 2020 में ये लाया गया था असम में शांति स्थापित करने के लिए। तो बटरफ्लाई डांस या फिर बागुरुम्बा डांस के बारे में यहां पर हमको क्लियर हो जाना चाहिए। असम राज्य में बोडो कम्युनिटी के द्वारा ये किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं, आप सभी के लिए यहां पर मैथ्स की रिकॉर्डेड बैच यहां पर अवेलेबल है, जहां पर अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी। देखिए, एसएससी, रेलवेज की एग्जाम में, काफी अलग अलग एग्जाम में मैथ्स का काफी अच्छा पोर्शन पूछा जाता है और काफी इंटरेस्टिंग भी रहता है। यहाँ पर स्कोर करने की भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही बेसिक से आपको मैथ्स के आपके जितने भी डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको हर
जो आपका क्लास है उसका पीडीएफ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो आपको यहां पर पूरा पैकेज मिलने वाला है। आप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इसे अवेल कीजिए। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए। और हाँ, ये जो मैथ्स का आपका बैच है ये बायलिंगुअल है, तो कोई भी इसे इजीली ज्वाइन कर सकता है। दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया जाने वाला है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अच्छा, उद्देश्य क्या होगा पता है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना, उसका प्रचार प्रसार करना, ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इसका सेकेंड एडिशन नई दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला है भारत मंडपम में 24-25 जनवरी को। वैसे इसके पहले 2023 में पहला एडिशन आयोजित किया गया था ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का, और इसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया था। और अब दूसरे एडिशन का आयोजन 2 साल बाद नई दिल्ली में ही किया जा रहा है। आयोजन कौन करवा रहे हैं? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट जो कॉन्फेडरेशन है, एक तो ये संस्था है इंटरनेशनल लेवल पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करने वाली, और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये 2 संस्थाएं मिलकर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाएगी। थीम रखी गई है कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की। आपको पता है यहां पे होगा क्या? ये तो ठीक है कि बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार किया जाएगा, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किया जाएगा। यहां पर क्या है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं, जो मॉन्क होते हैं, वो स्कॉलर, पॉलिसी मेकर, इसके अलावा जो रिलीजियन लीडर्स होते हैं, वो यहां पर इकट्ठा होंगे और चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म की फिलोसॉफी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, पीस को वर्ल्ड में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से रिलेट करके। तो इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। इसके पहले भी 2023 में नई दिल्ली में ऐसा ही एक सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है, जो कि पहला एडिशन था, और अब जो आयोजित हो रहा है ये दूसरा एडिशन है। अब जो आयोजन करवाने वाली संस्था है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गई, सेकेंड है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 2011 में की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 300 से ज्यादा ग्लोबल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में जो अलग अलग हैं, वो इस संस्था के सदस्य हैं। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना पूरे वर्ल्ड में इस संस्था का मुख्य कार्य है, और यही मिलकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवा रही है नई दिल्ली में। काजीरंगा उन्नत वन्य जीव गलियारा परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? काजीरंगा एनहेंस्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्रोजेक्ट। आपको नाम से समझ में आना चाहिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में, कहां पर आता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, और यह हमको देखने को मिलेगा भारत के असम राज्य में। तो असम में ही काजीरंगा एनहेंस्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्रोजेक्ट की हाल ही में आधारशिला रखी गई है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। यहां पर एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसकी कॉस्ट आएगी 6,950 करोड़ रुपए। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा। किस हाईवे पर बनाया जा रहा है? तो NH 715, ये कालीबोर नुमालीगढ़ हाईवे है ना। इसका एक तो चौड़ीकरण किया जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरता है NH 715, और इसके अलावा 34.5 किलोमीटर का एक एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाएगा। चौड़ीकरण किया जा रहा है, ठीक है ना, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और इसके अलावा 34.5 किलोमीटर का एक एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी यहां पर बनाया जाएगा। तो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 86 किलोमीटर का, 86 किलोमीटर का। यहां पर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की बात करें तो एक ब्रिज जैसी संरचना है हाईवे पर। क्या होगा, नीचे से जो जंगली जानवर है वो इजीली गुजर पाएंगे और ऊपर से वाहन पास हो पाएंगे। यहां पर एक इमेज होगी हमारे पास, ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर से पूरा एक हाईवे बन गया, नीचे से इजीली जो नेशनल पार्क के जो एनिमल है ना, जंगली जानवर है, वो यहां पर इजीली एक पार से दूसरे पार तक जा पाएंगे।
तो जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है नेशनल पार्कों में, उसे यहाँ पर काफी हद तक रोका जा सकेगा। ग्रीन कॉरिडोर भी बना रहेगा, एक मतलब इन्वायरमेंट को भी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, एनिमल को भी इससे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट। कहां पर बनाया जा रहा है? असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा। 6,950 करोड़ रुपए इसकी लागत आने वाली है। तो एलिवेटेड कॉरिडोर समझ में आ गया। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है 1985 में। और दुनिया में एक सींग वाला गेंडा, सबसे बड़ी आबादी इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। आगे चलिए। खतरनाक रासायनिक पदार्थ रिस्पॉन्स ड्रिल का आयोजन भारत और जापान के बीच कहां किया गया है? हैजार्डियस केमिकल सब्सटेंस रिस्पॉन्स ड्रिल, इसका आयोजन इंडिया और जापान के बीच किया गया है भारत में, महाराष्ट्र के मुंबई पोर्ट पर, है ना। तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया। खतरनाक रासायनिक पदार्थ रिस्पॉन्स ड्रिल है क्या, इसको समझो। देखिए क्या होता है, जो समुद्र में अगर तेल का रिसाव हो जाता है, अगर खतरनाक रासायनिक पदार्थों का रिसाव हो जाता है तो उनसे कैसे निपटा जाएगा, इनके बारे में ये एक ड्रिल थी, जॉइंट एक्सरसाइज थी, जो कि इंडिया और जापान के बीच में मुंबई में आयोजित की गई है। भारत की ओर से इंडियन कोस्ट गार्ड के जो पॉल्यूशन रिस्पॉन्स वेसल जहाज है उस पर इसका नाम है ICGS समुद्र प्रहरी, इस पर यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। अभ्यास का उद्देश्य यही है कि आपदा के समय में इंडिया और जापान ऐसी कंडीशन में मिलकर काम कर पाए समुद्री एरिया में, मरीन एरिया में, और इंडिया और जापान मेरीटाइम कॉपरेशन भी मजबूत हो और इंडो पैसिफिक रीजन में मेरीटाइम सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया जा सके दोनों देश के द्वारा। तो एक मॉक ड्रिल यहां पर आयोजित की गई है, इसको रिस्पॉन्स ड्रिल या मॉक ड्रिल आप बोल सकते हैं। किसके खिलाफ है? खतरनाक रासायनिक पदार्थों के खिलाफ रिस्पॉन्स ड्रिल, ठीक है। तो यहां पर हैजार्डियस एंड, अगर हम ऐसे सब्सटेंस की बात करते हैं, रासायनिक पदार्थों की बात करते हैं जो कि जिनके खिलाफ या रिस्पॉन्स ड्रिल का आयोजन किया गया, तो इससे होगा क्या? देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर समुद्र में कोई भी हानिकारक पदार्थ, कोई भी ऐसा केमिकल, पेट्रोल, डीजल, है ना, ये अगर क्रूड ऑयल अगर इनका रिसाव हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है मरीन इकोसिस्टम। तो इसको सेव करने के लिए, क्योंकि सबसे स्पीड में जलीय जीवों की मृत्यु होती है, कोरल रीफ इफेक्ट होता है ना, पूरा मरीन इकोसिस्टम इफेक्ट होता है, तो बहुत ही जल्दी तटीय क्षेत्रों को भी नुकसान होता है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड को भी नुकसान होता है। तो इसी कंडीशन में अगर समुद्र में केमिकल का रिसाव होता है तो इमीडिएट एक्शन लिया जा सके दोनों देशों के साथ मिलकर, और प्रभावी तरीके से ऐसी कंडीशन पर कंट्रोल किया जा सके, यह उद्देश्य इस रिस्पॉन्स ड्रिल को आयोजित किए जाने का। तो इंडिया की ओर से इंडियन कोस्ट गार्ड ने भाग लिया था और मुंबई में यह आयोजित की गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड इंडिया की जो मरीन एरिया है ना, उसकी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार संस्था है। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी एक्ट के माध्यम से, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, और परमेश शिवमणि इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। समुद्री प्रदूषण को रोकना, जो मरीन सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करना, यह इंडियन कोस्ट गार्ड का काम है। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन वर्ष 2026 में कहां आयोजित किया जा रहा है? 86 ऑल इंडिया प्रिसीडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस 2026, इसका आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। देखिए प्रिसीडिंग ऑफिसर की बात की गई है यहां पर, जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज है जहां पर विधानसभा है ना, तो विधानसभा के अध्यक्ष, 28 स्टेट, 3 यूनियन टेरिटरीज की असेंबली और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है, ये कौन होते हैं? विधानसभा है जिस राज्य में, विधानसभा के अध्यक्ष की यहां पर बात की जा रही है, प्रेसिडिंग ऑफिसर है। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद भी है तो फिर उसके जो विधान परिषद अध्यक्ष होते हैं, जिनको सभापति भी बोल सकते हैं, तो वो जो होते हैं वो भी यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, ये 86th एडिशन है। आयोजन
किया जा रहा है इसका लखनऊ में 19 से लेकर 21 जनवरी तक। मतलब आज ये खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इसका इनॉग्रेशन किया था 19 तारीख को। देखिए, सबसे पहली बार ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है ना, वो अंग्रेजों के शासनकाल में ही शुरू हो गई थी। ब्रिटिशर्स के शासनकाल में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ब्रिटिशर्स परेड में 1921 में शिमला में आयोजित की गई थी। 1921 से ये नॉर्मली हर साल आयोजित की जा रही है। कुछ साल बीच में गैप हुआ है, लेकिन नॉर्मली ये हर साल आयोजित की जाती। तो अभी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। 1921 में ये शुरू हो गई थी। उद्देश्य क्या है? अगर हम देखें कि भाई ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजित किए जाने का उद्देश्य क्या है? हर राज्य की विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, इनकी अगर बैठक बुलाई जा रही है, कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, तो कोई तो उद्देश्य होगा। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट और विधानसभाओं के अध्यक्ष मिलकर डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और वर्क को और ज्यादा इजी और स्मूथ या बेहतर बनाने के लिए यहां पर चर्चा करते हैं। पार्लियामेंट्री वर्क को, विधानसभा या विधान परिषद के वर्क को, तो उनको बेहतर बनाना, डेमोक्रेसी को और ज्यादा बूस्ट करना, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती। तो 1921 से यह हर साल नॉर्मली आयोजित किया जा रहा है। फिर बोल रहा हूं, बीच में काफी समय गैप भी रहा है ना। कुछ आजादी के बाद के कुछ समय यह आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि व्यवस्थाओं को संभालने में समय लग रहा था, लेकिन नॉर्मली ये हर साल आयोजित की जाती। इस बार इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। चर्चा में रही बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसे शुरू किया जा रहा है भारत के महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में एक रीजनल रिवर बहती है, क्षेत्रीय नदी बहती है, जिसका नाम है बेम्बला रिवर। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको भी याद रखिएगा। बेम्बला रिवर पर ही बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना शुरू की जा रही है महाराष्ट्र राज्य में। तो इसके लिए टोटल 4,775 करोड़ रुपए की राज्य सरकार की जो कैबिनेट है, महाराष्ट्र की कैबिनेट, उसने मंजूरी दी है। यवतमाल जिला जो है महाराष्ट्र का, यहां पर इस सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है क्योंकि यवतमाल जिले में सूखे के कारण सिंचाई की व्यवस्था कम है। तो अब यहां पर बहने वाली बेम्बला रिवर पर एक सिंचाई परियोजना की निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसकी टोटल कॉस्ट 4,775 करोड़ रुपए आएगी। और इसके लिए टोटल जब ये योजना पूरी हो जाएगी तो 52,423 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी, 5 अलग अलग तालुका की। तो यह है बेम्बला रिवर, कहां बहती है? महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में। और इसी पर है बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या कैबिनेट ने हाल ही में इसे मंजूरी प्रदान की। महाराष्ट्र में बहने वाली एक क्षेत्रीय नदी है। विदर्भ रीजन में इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश का होप द्वीप किस वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड बहुत सुर्खियों में रहा, होप आइलैंड। पहला फैक्ट तो यही याद रखिएगा कि होप आइलैंड भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। और ये जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है उसका नाम है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, पर होप द्वीप सुर्खियों में क्यों है? अगर हम इस आइलैंड की बात करें तो ये आइलैंड सुर्खियों में क्यों है? तो होप आइलैंड, यहां पर जो आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी को यहां पर डेवलप करेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश के ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आइलैंड पर देखने को मिलता है, वहां से इसरो के सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अनाउंस किया है कि हम होप आइलैंड पर भी सैटेलाइट लॉन्च जो फैसिलिटी है, अंतरिक्ष केंद्र जो है, उसको स्थापित करेंगे। तो होप आइलैंड इसलिए सुर्खियों में था, यह आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है, उसी सेंचुरी में यह देखने को मिलता है। तो आंध्र प्रदेश में स्पेस सिटी प्रोजेक्ट काकीनाडा में शुरू किया जा रहा है, काकीनाडा के पास। उसी के तहत होप आइलैंड को चिन्हित किया गया है कि यहां पर सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी का निर्माण किया जाएगा। जब ये बन जाएगी तो इन फ्यूचर इसरो जो है यहां से भी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकेगा। अभी तक सैटेलाइट इसरो की कहां से लॉन्च हो रही है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश के ही श्रीहरिकोटा आइलैंड पर देखने को मिलता है।
और अब ये दोनों फैसिलिटी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो होप आइलैंड से ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन दोनों ही कहां पर रहेंगे? आंध्र प्रदेश में। तो होप आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोदावरी नदी के द्वारा लाई गई जो रेत है, जो सॉइल है, उससे ये बना हुआ है। 16 से 18 किलोमीटर लंबी रेत की पतली पट्टी जैसा ये दिखता है। काकीनाडा शहर को ये बचाता भी है किसी प्रकार के तूफान से, समुद्री आपदा जो आती है तो उससे बचाने के लिए भी काम करता है। इसी वजह से काकीनाडा पोर्ट भारत के सबसे सेफ नेचुरल पोर्ट में गिना जाता है। किसके कारण? होप आइलैंड के कारण। तो ये आंध्र प्रदेश में एक शील्ड के रूप में काम करता है काकीनाडा शहर के लिए। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1978 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है। गोदावरी रिवर और बे ऑफ बंगाल, जहां पर गोदावरी रिवर मिलती है बे ऑफ बंगाल में, यहीं पर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। लास्ट क्वेश्चन, स्कॉच अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? एक थिंक टैंक है स्कॉच, यही हर साल स्कॉच अवार्ड भी देता है। इंडिया का एक थिंक टैंक है। तो इस बार जो स्कॉच अवार्ड है वो दिया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि सी डॉट के नाम से शॉर्ट में जानी जाती है। आंसर सी हो जाएगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को, सी डॉट को 2026 का स्कॉच अवार्ड 2025 के लिए दिया गया है 2026 में। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट को स्कॉच अवार्ड 2025 से हाल ही में सम्मानित किया गया। इनको ये जो सम्मान है ना, सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन नाम की एक टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। ये क्या? अगर इस टेक्नोलॉजी की बात करें, पहले ये देख लो कि चलो शिखर सम्मेलन छोड़ दो, पर स्कॉच अवार्ड जो सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए मिला है, इस टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी क्या है, तो आपको पता है मौसम की जानकारी के लिए हमारे मोबाइल में कई बार एक अलर्ट आता है ना। तो एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपदा के समय में मोबाइल फोन पर रियल टाइम अलर्ट भेजता है। आपने देखा होगा मोबाइल वाइब्रेट करता है, एक अलर्ट का आपको एक इंडिकेशन देखने को मिलता है। तो वो जो आपको देखने को मिलता है वो सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी ही है ना। 21 इंडियन अलग अलग लैंग्वेजेस में तुरंत ये किसी भी ऐसी तूफान की कंडीशन में समुद्री किनारे में अगर कोई रह रहा है किसी राज्य में, तो उसको अलर्ट भेजने के लिए ये काम करता है सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन। अलग अलग गवर्नमेंट की एजेंसीज इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हुई है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वेदर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, स्टॉर्म आ जाए, कोई साइक्लोन आ जाए तो उसके लिए, ताकि अलर्ट हो जाए लोग और जल्दी से उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सके और वो अपनी रक्षा कर पाए। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट की काफी सारी एजेंसीज इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देखने को मिल जाएगा, है ना। तो अलर्ट को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अप्रूवल करती है और ये किसी भी व्यक्ति के मोबाइल पे पहुंचता है। तो ये जो एक टेक्नोलॉजी है उसके विकास का श्रेय दिया जाता है इस संस्था को, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को, सी डॉट। इसीलिए इसको दिया गया स्कॉच अवार्ड 2025 के लिए। 2025 का अवार्ड है, अब दिया गया। अच्छा, दिया किसे जाता है? स्कॉच अवार्ड की बात करें, एक सिविलियन अवार्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कॉच ग्रुप एक इंडियन थिंक टैंक है, एक संस्था है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसी, ये स्कॉच अवार्ड देती किसी भी व्यक्ति, इंडिविजुअल या किसी भी संस्थान को, है ना, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, डिजिटल गवर्नेंस या ऑल ओवर डेवलपमेंट के क्षेत्र में ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना योगदान दिया, कलेक्टिव पूरे समाज के लिए या इंडिविजुअल किसी क्षेत्र में, है ना, गवर्नेंस के क्षेत्र में, पब्लिक पॉलिसी के लिए, डिजिटल गवर्नेंस के लिए, तो ऐसे किसी व्यक्ति या संस्था को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। तो सी डॉट को यह दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट का ही एक टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। कम लागत से और एडवांस्ड टेलीकॉम सॉल्यूशन विकसित करने के लिए यह संस्था काम करती।
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत इस संस्था का काम है। इसी संस्था के इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत संस्था काम करती है। 1984 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर चेयरमैन और सीईओ की बात करें तो डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय सी डॉट के चेयरमैन और सीईओ के पद पर हैं। इसी संस्था को, जो कि वेदर के लिए स्पेशली काम करती है या फिर टेलीकॉम रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए काम करती है, तो इसको 2025 का स्कॉच अवार्ड दिया गया है। क्लियर हो जाता है। 21 जनवरी के हमारे सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए यूएसए द्वारा बोर्ड ऑफ पीस प्रस्तावित किया गया है? तो ये गाजा में शांति स्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। यूनाइटेड नेशन द्वारा लागू की गई BBNJ ट्रीटी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर के समुद्री क्षेत्र से संबंधित एक ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन की। भारत और यूएई के बीच में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किए गए थे फरवरी 2022 में। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किस टीम ने जीती है? तो यह जीती है विदर्भ ने। भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से एनसीसी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली अधिकारी कौन बनी है? तो यह बनी है लेफ्टिनेंट KM सुधा। भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट हाल ही में कहां लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है अंडमान सागर में। भारत सागर मैत्री भारतीय नौसेना और किस संगठन की एक संयुक्त पहल है? तो यह DRDO और भारतीय सेना की एक नौसेना की एक संयुक्त पहल है। भारत के किस बॉक्सर को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का मेंबर नियुक्त किया गया है? तो यह है विजेंदर सिंह। युगांडा का नया राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया? तो युगांडा के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं योवेरी मुसेवेनी। चर्चा में रहा कोक बोरोक डे जो त्रिपुरा राज्य भाषा दिवस है, किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 19 जनवरी को। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, रिवाइज हो जाते हैं हमारे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में समग्र पदक तालिका में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये कर्नाटका फर्स्ट प्लेस पर रहा है। 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है? ओवेन कूपर ने। और परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहां लॉन्च किया गया? तो ये IIT मद्रास में लॉन्च किया गया। इनको हमने डिस्कस किया था कुछ करंट अफेयर के सेशंस में, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, याद भी होगा। अब आ जाइए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है या किस देश के अंडर में है? DRDO का हेडक्वार्टर कहां है? और माउंट अकांकागुआ की ऊंचाई लगभग कितनी है? फीट में, मीटर में, जो भी बता सकते बता देना। मीटर में बताओ, इससे मीटर में पूछी आती है, तो मीटर में बता देना माउंट अकांकागुआ की ऊंचाई कितनी है। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।